आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। जो 10 जुलाई का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो फ्रंट पेपर पर न्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है डिलिमिटेशन कमीशन और ईसीआई के बारे में। तो इसमें जो भी चीज़ है, पॉलिटिकल व्यू क्या है वो हम नहीं जानेंगे, पॉलिटिकल क्यों है, क्यों कराया जा रहा है, पर हमारे इंपॉर्टेंट क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे अपने नोट से। उसके बाद कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री, नई मिनिस्ट्री आई है, ठीक है। वो क्यों बनाई गई है? एक तरह से फेडरलिज्म को ब्रेक किया जा रहा है। ये हिंदू में भी आई है और एक्सप्रेस में आई। वो क्या मतलब, जो कॉर्पोरेशन मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है वो क्या होता है, स्टेट लिस्ट का होता है, स्टेट मैटर होता है। तो कहीं ना कहीं अपोजिशन ने क्वेश्चन राइज किया है। और वो मानसून जो सेशन आने वाला है, हमारे संविधान में 3 सेशन मेंशन है कि ठीक है, एक बजट, मानसून और आपका विंटर। ये संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, पर हमारे संविधान में ये मेंशन है विद इन 6 मंथ में सिटिंग होनी चाहिए, मतलब सेशन होना चाहिए। तो हम जो है 3 सेशन करते हैं। मानसून सेशन अब आएगा, उसके बाद विंटर, फिर बजट सेशन, ऐसे 3 सेशन हमारे उसमें होते हैं। तब उस किस बात का किया गया कि वी आर ब्रेकिंग द फेडरलिज्म स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो कॉपरेटिव्स है या कॉपरेशंस है ये स्टेट लिस्ट का मैटर है, पर सेंट्रल ने कानून ला के अपनी मिनिस्ट्री, सेंट्रल मिनिस्ट्री बना के कहीं ना कहीं वी आर ब्रेकिंग द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब इसमें कुछ बात की गई है। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर तालिबान इज़ एडवांस, तालिबान इज़ राइजिंग। रिसेंटली आवर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद इज़ टेकिंग ए, मतलब मॉस्को का मॉस्को डिस्कस, इट इज़ इन मॉस्को। वो मॉस्को में है, मॉस्को में को डिस्कशन चल रहा है। तो वहाँ पर तालिबान का इशू उठाया है और बोला है कि जो लिजिटमेसी है तालिबान कैसे कैसे राइज कर रहे हैं, आगे दिखाऊंगा। तालिबान नियर अबाउट 80% एरिया को कैप्चर कर चुका है अफगानिस्तान के ने, आफ्टर विड्रॉलिंग ऑफ द यूएस आर्मी और नाटो आर्मी। तो ये भी एक इशू है। मैंने कल भी ये बताया था क्या क्या रीज़न हो सकता है। वी ऑलरेडी टू आंसर राइटिंग इन आवर टेलीग्राम ग्रुप। इफ़ यू वांट टू लिंक ऑफ आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू जस्ट गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स below the video and join our telegram group। आप जाओ नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और हम डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग करते हैं किसी न किसी टॉपिक पे। जो हमने की थी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या क्या इशू इंडिया के सामने आएंगे, और कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अफगान और इंडिया। आपको देखना है तो कल की वीडियो देख लो, जो सेकेंड पार्ट 2 वीडियो का है, उसमें आप देख सकते हो। हमने एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में पढ़ा है क्या क्या इशू, तालिबान और इंडिया के इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका ग्लोबली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस चीज़ का, और इंडिया क्या चाहता है तालिबान के लिए, अफगानिस्तान के लिए। तो आज रिपीट नहीं करेंगे। फिर आता है एनजीटी। ये भी हमने कल डिस्कस किया था। एनजीटी पूरा डिस्कस किया था कैसे ये बनी। एनजीटी एक्ट 2010 आया, तो कुछ पॉइंट आपको यहीं बता देता हूँ। तो ये बनी एनजीटी एक्ट 2010 से, एनजीटी एक्ट 2010 से। और इंडिया ऐसी तीसरी कंट्री आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जिसमें एनजीटी ऐसी कोई चीज़ है। इसकी प्रिंसिपल बॉडी न्यू दिल्ली में बैठती है और डिफरेंट कोलकाता, चेन्नई, पुणे, इसकी डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो बैठती हैं, ठीक है। भोपाल जो सेंट्रल में बैठती है। तो इसकी कुछ डिफरेंट बॉडीज़ हैं। उसके बाद क्या ये वर्क करती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती है। ये सारे एक्ट जितने इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वाटर एक्ट है, वाटर सेस एक्ट प्रिवेंशन वाला, सारे एक्ट को देखती है, एक्सेप्ट वाले याद रखो आप, फॉरेस्ट एक्ट 2006 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इन 2 एक्ट को ये कवर नहीं करती है। ये इसके क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं। तो ये कुछ है। इंडिया तीसरी बॉडी है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करती है। ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्योंकि इसके पास सारी पावर होती है, सिविल पावर सारी होती है। ये पनिशमेंट भी दे सकती है, 10 करोड़ रुपीज़ तक का कंपेंसेशन या फिर कोई फाइन भी लगा सकती है। तो सारी पावर होती है सिविल कोर्ट की तरह। पर ये जो जैसे सिविल कोर्ट कोई प्रोसीजर फॉलो करती है अपना फैसला सुनाने के लिए, ये फॉलो नहीं करती। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1907 को ये फॉलो नहीं करती। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करती है। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ क्रिटिसिज्म इसके वर्डिक्ट इसमें दिए हैं। जैसे आपका श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग हुआ था, उन पर 1 करोड़ या 5 करोड़ का फाइन लगाया था। दिल्ली में 15 साल पुराने जो डीजल्स व्हीकल्स थे उनको बैन लगाया था। फिर जो 15 नैनो माइक्रोन जो प्लास्टिक आती है उस पर बैन लगाया, तो उससे पतली नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ये वर्डिक्ट अपने सुना भी सकी है। और इसके पास बहुत सारी पावर होती हैं सिविल कोर्ट की, और सारी पावर सिमिलर इसके पास होती है। जो इसके चेयरमैन होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, जो उसके चेयरमैन होंगे बॉडी के। और जो डिफरेंट इसके प्रिंसिपल बेंच है उसमें रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर कोई इमिनेंट पर्सन होगा जिसके पास नॉलेज होगी 10 ईयर्स का, उसके पास क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में। तो ये मैंने आपको एनजीटी के बारे में ओवरव्यू थोड़ा सा दे दिया। आगे चलते हैं।
दूसरा था डाटा प्रोटेक्शन बिल। अभी मॉनसून सेशन आएगा, डाटा प्रोटेक्शन बिल बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, क्योंकि डाटा को हमें प्रोटेक्ट करना है। इट इज़ ए मतलब ये बहुत ऐसा मतलब फ्यूल है, एक ऐसा आने वाला फ्यूल है डाटा कि इससे आप किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को कंट्रोल कर पाएंगे। मैं बताऊँगा वो कैसे कर पाएंगे। आप खुद बताओ, आपके पास में एक फ़ोन है, आपके फ़ोन किसी और के हाथ में चला जाए, आपके अंदर कितनी बेचैनी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि काश क्या हो जाएगा, क्या देख लेगा, क्या कर लेगा, क्या कर सकता है, माइंडसेट पड़ सकता है। तो आप खुद बताओ, आपका डाटा कोई थर्ड कंट्री के पास हो तो वो क्या कर सकती है आपकी कंट्री के साथ। तो डाटा इज़ मोस्ट वनरेबल थिंग आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट इंक्रीजिंग, डिजिटलाइजेशन इंक्रीजिंग, इवन द कैश ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो गोइंग ऑनलाइन इंक्रीजेस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑनलाइन होता जा रहा है। तो डाटा प्रोटेक्शन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल बन गया आज की तारीख में। इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बिल की रिक्वायरमेंट है डाटा प्रोटेक्शन बिल की, पर एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस बिल के अंदर, ताकि इसको वर्क किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं कॉम्बैट ऑफ एयर पॉल्यूशन। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल टाइम सोर्स लाएंगे, ऐसी ऐसी मशीनें लगाएंगे, कॉम्बैट करेंगे। हमें क्या पढ़ना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर क्वालिटी इंडेक्स, सफ़र एंड एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके लिए मैं 5 to 10 मिनट की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम होती है, और ये टॉपिक ऐसा ही हमेशा रहता है। तो ये हिंदू से नहीं, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तीनों को डिफरेंशिएशन बताऊंगा, इनके अंदर क्या क्या पॉल्यूटेंट्स हैं, क्या क्या तीनों में डिफरेंस है। तो हम आगे चलते हैं। एनजीटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी रिसेंटली क्या हुआ, कुछ केसेस ऐसे आते हैं कोर्ट के सामने जो अपने धर्म से ऊपर उठ कर बात करना चाहते हैं, इक्वलिटी चाहते हैं सोसाइटी में। कुछ केसेस ऐसे आते हैं, जैसे शाह बानो का केस आया था, वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड केस था, और उसके बाद कोर्ट यूनिफॉर्म लाती है, एक तरीके से सबके लिए एक समान कानून लाती है, ट्रिपल तलाक को भी एक सा कानून बनाती है। तो कहीं ना कहीं हमेशा मांग उठती रहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि आउट एट नॉट रिमेन द मेयर ऑफ द होप, मतलब क्या है, ग्रेजुअली बिकम द होमोजीनियस एंड ट्रेडिशनल बैरियर ऑफ द रिलीजन को आप ब्रेक करना चाहते हैं। तो जो यूथ है हमारा आगे आ रहा है, पढ़ा लिखा यूथ आ रहा है, वो अब रिलीजन बेसिस पे इतना डिवीजन अब नहीं देखा जाता है। फिर भी गवर्नमेंट या फिर लोकल पार्टीज, लोकल लीडर दे कम्युनल को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, पर आफ्टर दैट अब यंगस्टर हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, सोच डेवलप हो रही है। तो कुछ ना कहीं इस वाले आर्टिकल की, जो आर्टिकल 44 ऑफ द डीपीएसपी का जो आर्टिकल है, ये बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ऐसे आपको याद रखना है। इसमें मैं बताऊंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ ये यूनिफॉर्म कोड मेंशन है। एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में हम इसको देखेंगे। आगे चलते हैं। फिर आता है ग्रेट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये बाद में बताऊंगा। ग्रेट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था कि जो दिल्ली के आसपास का जो इन्वायरमेंट कंडीशन उसको ट्रैक किया जा सके। फिर दिल्ली मेट्रो RRTS कॉरिडोर पढ़ेंगे, ये क्या था, कैसे डेवलप किया जा रहा है। फिर ODF स्टेटस पंजाब में, मतलब ODF ये तो हमारे इंपॉर्टेंस नहीं है, पंजाब पर्टिकुलर रीजन का है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ODF प्लस, ODF++, इसकी भी एक सेपरेट 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। देखो मैं एक्सट्रैक्ट बहुत चीज़ करता हूँ न्यूज़पेपर से, पर मैं बहुत सारी स्किप कर देता हूँ, वरना मैं आपको कंटिन्यूसली पूरा दिन, एक दिन ये न्यूज़पेपर पढ़ा सकता हूँ, 12 घंटे न्यूज़पेपर आपको मैं पढ़ा सकता हूँ, इतनी सारी चीज़ निकाल सकता हूँ इस न्यूज़पेपर में से। एक एक वर्ड का, एक एक, अगर जगह का नाम भी गुजरात भी आया तो क्यों आया गुजरात, गुजरात के आसपास कितनी कंट्री हैं, कितने गुजरात में पोर्ट है, तो ऐसे बहुत लंबा पूरा, अगर आप यही ओरिएंटेशन लेकर पूरा न्यूज़पेपर में एक एक वर्ड निकाल के पढ़ो ना, तो आप कम से कम डेली के 50 टॉपिक पढ़ सकते हो इस न्यूज़पेपर के अंदर से। तो इतना नहीं करते, फिर हम मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ते हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं। तो ODF स्टेटस है, तो ये कैसे बना, ODF क्या है, ODF+ क्या है, ODF++ क्या है, तो हम कुछ एक सेपरेट वीडियो में इसको देख लेंगे। और मैंने आपको बता दिया, आपको पढ़ना हो पढ़ो। फिर आता है मेघधातु। मेघधातु क्या, एक प्रोजेक्ट है, इस पर अपोज करता रहता है, मतलब कौन सी रिवर पे है, सपोज कौन, कर्नाटका, और ये टसल चलती रहती है किस किस के बीच में, तमिलनाडु के। तो इस प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे। फिर क्राउड फंडिंग कैंपेन, एक केस आया है केरला पुलिस के सामने कि क्या है, कोई भी क्राउड फंडिंग स्टार्ट करा, टॉम डिक हैरी कोई भी आ रहा है बीच में। क्राउड फंडिंग मतलब क्या कि मुझे पैसा दो, मुझे गरीबों को इन्वेस्ट करना है, मुझे पैसा दो, मुझे किसी की हेल्प करनी है, मुझे पैसा दो, मुझे किसी की ये करना है, मेरे घर में कोई बीमार है, पैसा दो, ऑनलाइन चालू कर देते हैं, डोनेट मनी, ये मनी वो मनी। तो हाई कोर्ट ने बोला भाई साहब ऐसा करो, कोई कानून लेके आओ, कोई पॉलिसी बनाओ, कोई भी टॉम डिक हैरी चल के उठ के मुंह खड़ा होकर लेके आ रहा है कि पैसा दो। तो क्राउड फंडिंग का कोई चीज़ है
ये कैंपेन जो चालू है इसे फेक है, बहुत सारे फेक भी पकड़े जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई कानून बनाओ। दूसरा आर्टिकल आता है वो आता है सेडिशन 466A। इसमें दो थे, ये IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 आया था, उसमें दो एक्ट थे, एक 69A था और एक 66A था। 66 अगेंस्ट था आपकी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट था। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे सीरिया सिंगल केस जो 2015-16 में हुआ था, उसमें क्या कर 15 में हुआ था, उसमें क्या कर देती है, इसको स्टिक डाउन कर देती है, ख़त्म बोल देती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको घोषित कर देती है। पर उसके बाद भी क्या देखा जा रहा है, उसके बाद भी ऐसा देखा जा रहा है, पुलिस 66 सेक्शन 66A के अंदर लोगों को केस रजिस्टर्ड कर रही है, जेल कर रही है। ये गलत चीज़ है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, तो ख़त्म करना चाहिए। उस पर किस बात का केस करोगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये है, अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी जो पुलिस वाले हैं वो रजिस्टर्ड कर रहे हैं, इस सेक्शन के अंदर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है, इन्होंने यही बोला है। मैं पूरा बताऊंगा IT एक्ट में 69 और 66 में क्या अंतर है। अब आता है इस डिफेंस ऑफ इंडियाज नॉइज डेमोक्रेसी। इसमें क्या अंतर बता रहे हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वहाँ पे डेमोक्रेसी थोड़ा कम है, इंडिया में डेमोक्रेसी थोड़ा ज़्यादा है, और ये बता रहा है। तो ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, डिफरेंस बता रहा है कि डेमोक्रेसी ज़्यादा होने की वजह से डेवलपमेंट कम होता है या ज़्यादा होता है। कि जैसे चाइना बहुत डेवलपमेंट है, तो कहीं ना कहीं लीडर ये बोलते हैं कि यहाँ पे कर्व कर लो, सेंट्रलाइज कर दो पावर को, सब सेंट्रल के हाथ में दे दो, डेमोक्रेसी को डाउनग्रेड कर दो, मतलब नीचे कर दो, तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट बढ़ जाता है, जैसे चाइना में होता है। पर जो ऑथर कहता है कि अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं कितनी कंट्री हैं जो बहुत रेडिकलाइज हो चुकी हैं, इस चीज़ से लड़ रही हैं, डेमोक्रेसी नहीं ला पा रही है, डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं है। आप एग्जाम्पल वियतनाम का ले सकते हो, बाद में डेमोक्रेसी लेके आए वो भी, वहाँ पे एक ऐसा चलता था। म्यांमार का ले लो, वहाँ पे भी यही चीज़ चलता, सेंट्रलाइजेशन नुकसान था कि चाइना कोई एक्सेप्शनल हो सकता है, पर चाइना के लोगों की फियर देखो, उनके अंदर डर कितना है, तो एक तरह से आप डेमोक्रेसी नहीं ला सकते। उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल आया है। कंट्री इन द हिस्ट्री हैज़ गवर्न द फास्ट एंड मोर डायनामिकली। चाइना हमें बताते हैं बहुत स्पीडली चाइना बढ़ा है। 1990s के बाद हमने भी अच्छा ग्रो करना स्टार्ट किया था, हमारी इकनॉमी ओपन होना स्टार्ट हुई थी, ये सारी चीज़ बोलते हैं। कोई चीज़ थी जो ऑल द इम्प्रूवमेंट होता बेसिक सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में हमारे। और कहीं ना कहीं देखा गया कि अभी हम क्या है कि जो अमृता सिंह ने बोला है कि हमारी जो इंडिया का एक्चुअली मतलब कि फॉलन बिहाइंड द पाकिस्तान और बांग्लादेश, कहीं ना कहीं इनकम में बहुत सारी चीज़ में हम इनसे नीचे चले गए। तो ये फिर ये क्या बोलते हैं कि जो इंडिया का एक प्रॉब्लम है वो क्या है, इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है। हमें चाइना जैसा होना चाहिए, इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ में गवर्नमेंट इन्वॉल्व करती रहती है। फिर यही कुछ एग्जाम्पल बोलते हैं कि बाद में कि जो करंट जो मूवमेंट चल रहा है स्पेशली इंपॉर्टेंट टू क्लियर विद द वाई कंपेरिजन, हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं चाइना के साथ अपने आप को, वो इतना डेंजर है, इतनी सारी चीज़ें वो करता है अपने लिए, अपनी पब्लिक के लिए प्रॉपर रहने का अधिकार नहीं है, वहाँ के लोग बोलने का अधिकार नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच नहीं है, किसी भी को दबा देते हैं माइनॉरिटीज़ वाले को। तो ऐसा हमारी कंट्री में नहीं है। ये क्लेम करें कि लेस डेमोक्रेसी इज़ अ गुड फॉर डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ये कुछ क्लेम किए जाते हैं, बहुत से नेता ही बोलते हैं चाइना की तरह पॉलिसी लानी चाहिए, पर पॉलिसी आप देखो तो आपकी डेमोक्रेटिक जो थिंकिंग है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस देश का, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने पर हम गर्व करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम उसको किया जाए, तो ये गलत चीज़ है। फिर ये कोई चीज़ बताते हैं कि लैटिन अमेरिका में इतने साल तक 1960 से 70 तक ये मिलिट्री डिकेट चला। फिर और भी कंट्री थी जो ट्राइबल था, इकोनॉमी और सोशल रिकॉर्ड थे वो भी ख़राब थे। देखो डिक्टेटरशिप होने के बाद भी चीज़ें डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं, डेमोक्रेसी बिल्कुल ख़त्म करने के बाद भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी और सोशल इंडिकेटर बेकार थे। ताइवान साउथ कोरिया का ये एग्जांपल बताता है, यहाँ भी कितनी कंडीशन ख़राब थी, बाद में डेमोक्रेसी आई तो उसके देखो डेवलपमेंट भी साथ साथ उनका बढ़ा। तो ये ऐसे नहीं बोल रहे कि हमें कर्व करने से, डेमोक्रेसी कर्व करने से हमारा जो होगा चीज़ों में प्रॉब्लम आएंगी, नहीं। आप ऐसे आप बैलेंस, पावर चेक एंड बैलेंस बनाओ, डेमोक्रेसी को भी इंक्रीज़ करो, लोगों के राइट्स को भी उनको इक्वल दो, और फिर डेवलपमेंट भी पैरेलली उसके अगेंस्ट रन करना चाहिए। तो डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट यही है। केरला और तमिलनाडु को आप देख सकते हो कि लोगों की इन्होंने सोच भी रखी, ऑल देयर सिटीजन अक्रॉस द कास्ट क्लासेस एंड अदर स्टेट इंडिया, आपकी कंडीशन देख सकते हो। इन तमिलनाडु की साउथ स्टेट की कंडीशन देखो, कोई क्लैश नहीं देखते हुए आप, इन कम्पेयर टू डेमोक्रेसी में खुला आज़ादी है, लोगों को बोलने की भी आज़ादी है। इनकी कंडीशन देखो, सोशल उन्होंने कितना इंप्रूवमेंट किया, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ को इम्प्रूव किया। और स्टेट देख लो जिनमें ऐसा बोला जाता है कि ये वो हिंदूवाद, ये वो मुस्लिमवाद, ये वो सब चीज़ें, तो कई चीज़ हमें सीखनी चाहिए अपनी कंट्री के अंदर से भी, हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए। पॉवर्टी रिडक्शन करने में कितना उन्होंने हेल्प किया, इन कंट्री, इन जो स्टेट्स हैं कितने सेंचुरी से उन्होंने कम किया, अपना रिकॉर्ड अच्छा किया, बेटर प्रमोट किया, इंक्लूसिव ग्रोथ आई डेमोक्रेसी के साथ साथ। तो आपको डेमोक्रेसी के साथ साथ एक बैलेंस रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी के साथ साथ प्रमोट करना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ को भी। वो कैसे करना है वो आपके ऊपर है, कैसी पॉलिसी आपको बनानी है। फिर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। डिसीजन मेकिंग राइज टू अप द हब ऑफ डेमोक्रेसी, डिमांडिंग में ग्रेट
थिंकिंग आपको रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे वर्क करना है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नो मैटर हाउ, मतलब कि वो कैसा है, मतलब विनर है, मतलब कि विन री इलेक्टेड। हमारी डेमोक्रेसी कम से कम ये तो चीज़ है। अब चाइना में क्या है, एक बार आपने बना दिया उसी पार्टी का रहेगा, बस नाम ही चेंज होता रहेगा। पर हमारे इलेक्टेड हम चुन के भेजना, उसके कम से उसके सामने डर तो रहता है कि री इलेक्शन होंगे, उसमें हार जाऊंगा अगर काम नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का ये एक अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। आपके पास इस अलाउ द नेगोशिएशन आपके पास होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं चीज़ों में, तो डेमोक्रेसी में एक नेगोशिएशन होता रहता है, ऊपर नीचे बात होती रहती है, चीज़ें चलती रहती हैं। तो एक इंटरेस्ट एंड चेक एंड बैलेंस पावर बनी रहती है सब चीज़ के बीच में। सस्टेनेबल सोशल इंक्लूजन कहीं ना कहीं होते रहते हैं, जस्टिस मिलता रहता है। पर आप खुद देख सकते हो, आप चाइना मॉडल रखो सामने, हम बोलने का अधिकार नहीं है लोगों को खुला ऐसे, मतलब कि स्ट्राइक नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते, इवन यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो उनमें कितने सारे एक्ट लगा सकते हैं। ये इंडिया में अब यही देखा जा रहा है। इंडिया में क्या देखा जा रहा है, सिडिशन चार्ज, सिडिशन सेक्शन 124, उसके बाद आएगा UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967, उसके बाद और भी ऐसे एक्ट हैं, जैसे IT एक्ट भी बोल सकते हो, 66A था जिसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, उसके बाद भी 69A भी कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है, और भी बहुत सारे कर्विंग के एक्ट हैं जो कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा उठाते जाते हैं। फिर इसने देखा कि अपने प्रोग्रेस के साथ साथ भी UAPA गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ ऐसी भी करी है जो लोगों की कहीं सोशल डेवलपमेंट हुई, जैसे मनरेगा स्कीम चलाई उन्होंने, RTI एक्ट लेके आए, राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने साथ में ये वाली चीज़ भी डेवलप की है। राइट टू फूड प्रोग्राम लेके आए 2013 में, कि नेसेसरी करा, नेशनल सिक्योरिटी जो आपका फूड है वो लेके आए, ठीक है ना, 2013 में, तो कहीं ना कहीं गारंटीड आपको प्रदान करती है। लुक एट द चाइना कि डेमोक्रेसी नहीं है, चीज़ें नहीं है। उसके बाद क्या होता है चाइना में कि चलो डेवलपमेंट है, उसके बाद किसी ह्यूमन कॉस्ट, मतलब नो डिस्काउंट टू द ह्यूमन कॉस्ट, तब कितने लोग फेमाइन में मारे गए हैं, इतने मिलियंस लोग मारे गए हैं। कल्चरली रिवॉल्यूशन होता है, वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी है, नेबर के साथ एनिमी, सारे उसके नेबर एनिमी देखा जाए तो वन चाइल्ड पॉलिसी है। जो माइनॉरिटीज़ हैं, उइघुर मुस्लिम में आपके जिंगजेंग प्रोविंसेस में, उनके साथ कितनी प्रॉब्लम आती है। तिब्बत के माइनॉरिटीज़ हैं, उनको कितना हार्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन भी है, कहीं ना कहीं उसकी टेंशन है विद द नेबर भी है। लोग मारे जाते हैं, उससे उनकी कंट्री को फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग उनके मारे गए, उन चीज़ को वो नहीं देखते। तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का, जब लोगों के पास अपना अधिकार ही नहीं है लोगों के पास, तो ऐसा डेवलपमेंट किस काम का। ये सारी चीज़ घुमा फिरा के डेमोक्रेसी और चाइना के ऊपर बात करेंगे। इसमें आप आगे पढ़ सकते हैं, जो भी है कि हिंदू तब की जो राजनीति चलती है, ये वो सब, इस चीज़ को पीछे ना रख के हम एक तरह से चीज़ों में आगे आना चाहिए। फिर से मोदी जी हो जाएगा, जैसे डिमोटाइजेशन किया, ये क्या चीज़ थी, वॉइस ऑफ दबाया जाता है, कंडीशन जो सिनेरियो चल रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उनको डिसॉल्व किया जाता है। जैसे आप बोल सकते हो NSS नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको ख़त्म कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं खेल वेल किया जा रहा है, ये बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को और इम्प्रूव करना चाहिए, ट्रांसपेरेंस बनाना चाहिए, और अकाउंटेबल बनाना चाहिए, और सोशल ऑडिट हमें करनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट करनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ करनी चाहिए, ताकि हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथनिंग हो सके, लोगों को और बिलीव आ सके अपनी गवर्नमेंट के अंदर, ना कि ऑथोरिटेरियन रूल ला के उसमें डेवलपमेंट किया जाएगा। जब हम सुख चैन से नहीं रह पाएंगे तो डेवलपमेंट क्या करेंगे हम। यही सारी इसमें बताया गया है। नेक्स्ट एडिटोरियल आता है, वो आता है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ द एडवोकेट। ये आप पढ़ लेना, इसमें एडवोकेट का एक बिल आ रहा है, ड्राफ्ट आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कर्व किया जा रहा है कि बार काउंसिल इंडियन रूल्स आए हैं, तो जो जैसे कोई जुडिशरी आके बोल देती है कि आप ये कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये माइग्रेटिंग लेबर है, इनको ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसको कर्व करने की बात, कहीं ना कहीं इसको रोकने की बात इसमें की जा रही है। तो उसको ये बोल रहे हैं बाद में कि ठीक है, आप ड्राफ्ट लेके आ रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको एग्जामाइन करना चाहिए। एग्जामाइन करने के बाद अगर ठीक है, जो एडवोकेट है वो कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी जो काम होता है उससे हट के भी वो काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अंदर कंट्रोल काम करे। और इस एक्ट के जरिए जो हमें गारंटी मिलता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रोफेशन की जो फ्रीडम है हमारे पास, जो आर्टिकल 19 हमको प्रदान करता है, वो कर्व ना किया जाए। तो इसको चेक किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बने, वो चेक करे, उसके बाद इस रूल्स को लाया जाए, जिसमें सारी बात ये कर रहे हैं। आगे चलते हैं। दरबार शिफ्टिंग होती थी, ये आपका क्या है, ये आपका है जम्मू कश्मीर। इसमें क्या होता था, दरबार शिफ्टिंग होती थी, एक बार जाता था कश्मीर, एक बार जम्मू, तो ऐसे ट्रांसफ़र किया जाता। तो ऐसे बैग को ले जाके एक, जब से शिफ्टिंग होती थी, विंटर जो कैपिटल होती थी जम्मू हो जाती थी, समर कैपिटल हो जाती थी अभी कश्मीर। तो ये ऐसे सामान लेके, पूरा डाटा फाइल वाइल लेके यहाँ से इधर जाते थे, यहाँ से इधर जाते थे। तो ये 149 जो ओल्ड ईयर की जो प्रैक्टिस थी, इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब शिफ्टिंग नहीं होगी, अब एक जगह आप कैपिटल रखो, जहाँ भी रखनी है, जम्मू ऐसे शिफ्टिंग करते थे। एक 149 ईयर्स पुरानी सभ्यता थी,
तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई, इसमें मेंशन है जैसे हिंदू डोगरा वगैरह रूलर थे 19 सेंचुरी में, महाराजा रणवीर सिंह तो 1970 में इन्होंने शिफ्टिंग स्टार्ट की थी। बस आप इतना याद रखो, महाराजा रणवीर सिंह इन्होंने शिफ्टिंग स्टार्ट की थी। वो ये क्लाइमेट के साथ जीना था भाई, इधर गर्मी हो जाती थी, चलो ऊपर चलो यार, वहीं रहेंगे, वहीं खाएंगे, वहीं पियेंगे, ये कुछ चीज़ है। फिर जर्नलिस्ट मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सेडिशन चार्ज। सेडिशन चार्ज क्या, उन पर लगा के कर्व करके जेलों में रखा गया। देखो इस एक्ट में क्या है, 2019 से इतने सारे केसेस दर्ज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ देखा गया है। 2016 से 2019 तक 165% इंक्रीज़ हुए हैं इसके केसेस, सेडिशन चार्ज के केसेस, यानी कि 165% ज़्यादा लोगों पे लगाना स्टार्ट कर दिया गया। तो जो आपका कन्विक्शन रेट है, मतलब कि सज़ा मिलने का प्रावधान मात्र 3% है। 3% लोगों की सज़ा मिल रही है, आप केसेस में इंक्रीज़ हो गए हैं। तो एक तरह से देखा जा रहा है गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर रही है। तो यही बोल रहे हैं कि जो है अपने जर्नलिस्ट हैं वो कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस लॉ के अगेंस्ट, ये बोला गया है। फिर ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के ऊपर आई है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत पर्सनली व्यू रख दिए हैं इसके अंदर, कोई ऐसा व्यू नहीं है जो हम मेंशन कर पाएँ, पर इसमें कोई चीज़ है, एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, क्या इंडिया उसका पार्टनर है या नहीं आपको बताना है, इंडिया उसका उसमें है या नहीं है आपको बताना नहीं है, तो कौन उसे इंडिया को रोकता है उसके अंदर जाने से। अब देखो क्लाइमेटिकल चेंज की प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, वहाँ के एनिमलों के ऊपर भी आ रही है। जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड के याक जो होते हैं, क्लाइमेटिकल चेंज, हीट बढ़ रही है जो हिमालयन बेल्ट में, तो कहीं ना कहीं इनमें चेंजेस देखे जा रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ यार्क है आपका दिरैंग में, वेस्ट जो कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, वो कोई ना कोई रूल और लाइव स्टॉक चीज़ें लेके आएगा, इंश्योर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी को ऐड करेगा कि इनकी जान बेचारों की बचाई जाए। तो क्योंकि अब देखो क्लाइमेटिकल चेंज हम तो खेल रहे हैं, इफेक्ट जानवरों के ऊपर पड़ रहा है कहीं ना कहीं जाके। फिर ये टीवी से रिलेटेड है, एरिया है जहाँ पे उड़ीसा के आसपास, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन है, वहाँ पे माइंस होती है, तो वहाँ के लोग जो होते हैं ट्राइबल जो उस एरिया में रहते हैं, वो बेचारे उनको टीवी हो जाती है, मतलब जो लंग्स की डिसीज़ है वो हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस, कहीं ना कहीं डेथ देखी जा रही है। गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। भीमेकार कोरेगांव की जो थी, मैं 2-3 बार ये पढ़ा चुका हूँ, आज भी थोड़ा सा पढ़ा दूंगा इसके बारे में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है मतलब कि रिलेशन बिटवीन श्रीलंका एंड द चाइना। तो ये इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, इस आर्टिकल को मत जाना कुछ भी। इसमें ये पोर्ट सिटी अभी चाइना श्रीलंका क्या चाहता है, तो उसके पास में एक आइलैंड है जो श्रीलंका के अंडर है, उसे डेवलपमेंट करना चाहता है श्रीलंका, और चाहता है इसमें ये हम सिंगापुर की तरह पूरी वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी या फिर वर्ल्ड क्लास इसे पोर्ट सिटी बनाए, ताकि इसमें बहुत डेवलपमेंट आ सके। तो कहीं ना कहीं चाइना का फेवर भी लेना चाहता है, पर कहीं ना कहीं उसकी अपोजिशन वाले डर भी लगता है उन्हें कि हम यार वो चाइना की डेप्थ पॉलिसी है, फंसा देंगे, जैसे हम्बन टोटा उनका पोर्ट ले लिया, ठीक है ना, तो ऐसी कुछ डर भी रखता है। तो इसके अंदर यही है। अब आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। एक तो चाइना और श्रीलंका की रिलेशनशिप, कल मैंने एक चीज़ बताई थी, 100 साल हुए थे तो चाइना ने कॉइन निकाला है इन द फेवर ऑफ, सॉरी श्रीलंका ने कॉइन निकाला इन द फेवर ऑफ चाइना, कल मैंने आपको बताया था। तो आप 5 पॉइंट क्या मेंशन करना, चाइना और श्रीलंका की रिलेशन, बस 5 पॉइंट। देखो इतनी सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ पाओगे, पर आपको एक फॉर्मेशन रखना है कि 10-12 पॉइंट ऐसे वैलिड पॉइंट होने चाहिए जो आप डायरेक्टली अप्लाई एग्जाम में कर दो। तो 5 पॉइंट जो फेवर है। अब चाइना और श्रीलंका में अगर रिलेशनशिप बढ़ते हैं तो डिसएडवांटेज क्या क्या है, इन द फेवर ऑफ श्रीलंका भी ऑल्सो, इन द फेवर ऑफ इंडिया भी ऑल्सो। तो क्या क्या प्रॉब्लम इंडिया के लिए आएगी और क्या क्या प्रॉब्लम श्रीलंका की आएगी, और चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका के अंदर बढ़ता है। तो आप ऐसा एक फॉर्मेशन तैयार कर लो, आंसर लिख के, चाहे मैं भी बता दूंगा, हम आंसर राइटिंग कर लेंगे, उसमें आप सीख लेंगे बहुत सारे पॉइंट। तो आप एक ऐसा आंसर राइटिंग तैयार कर लो, ये आपको लिखने के लिए काम आएगा। इधर के बाइडन खाली कर गए अफगानिस्तान, हम पुल आउट कर रहे हैं, अफगानिस्तान को आज़ादी देता है उनका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए, पीस एंड सिक्योरिटी, उनको आज़ादी मिले, गर्ल्स एंड वुमेंस के चिल्ड्रन को, उनके जो आपका बागरम एयरफील्ड था वो लास्ट वीक में कहीं ना कहीं वहाँ से अमेरिका सेना घर जा चुकी है। तालिबान नाउ कंट्रोल 85% ऑफ अफगानिस्तान। तो देखो तालिबान का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, अब देखते हैं क्या उससे कंडीशन मिलेगी। फिर ये आएगा सेंटीमेंट टू इम्प्रूव। अभी क्या हो रहा है चीज़ों में, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हेड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, PMI आपका प्रोडक्शन मैनेजर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे, हेड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे। CPI के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होती हैं, ठीक है ना। WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर, ये रिटेलर होता है, ये होलसेल से जो खरीद के लाता है रिटेलर वाले। पहले इसके बेस पे हम इन्फ्लेशन देखते थे, पर अच्छा नहीं होता था क्योंकि ये रिटेलर के लिए है। हमने फिर इसके बेस पे RBI अब CPI को बेस के भी लेता है, और इसमें प्रॉब्लम क्या थी, WPI में इसमें गुड्स चेक किया जाता है, सर्विस चेक नहीं की जाती है, तो ये प्रॉब्लम थी। CPI कौन निकालता है, ये आपका CSO निकालता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के अंडर आती है। CSO 4 प्रकार का होता है, एक तो इंडस्ट्रियल लेबर, रूरल लेबर, अर्बन लेबर और एक कंबाइन होता है।
ये जो तीनों लेबर वाले हैं ना, इंडस्ट्रियल वर्कर, लेबर, सब में लेबर एक ही बात है, तीनों लेबर मिनिस्ट्री निकालती है, बट जो कंबाइन वाला है वो CSO निकालता है। ऐसे आप याद रखो, इसका बेस 2011-12 इसका बेस ईयर है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें RBI CPI को कंट्रोल करता है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे याद रखना है। मुझे कैसे याद हो जाता है, मुझे बार बार पढ़ने से, मतलब कुछ तो मुझे देना होगा ना, डेडिकेशन। UPSC कर रहा हूँ मैं, कुछ SSC मजाक नहीं कर रहा, ज़िंदगी के साथ टाइम पास नहीं कर रहा, तो मुझे ये चीज़ याद हो जाती है। आप भी 4-5 बार पढ़ोगे, आपको भी ये याद हो जाएंगी। तो मैं आज क्या बताऊँगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन बताऊँगा। PMI में बहुत बार बता चुका हूँ। PMI क्या होता है, सर्वे होता है, ये मंथली बेस्ड सर्वे होता है। इसमें 0 to 100 इंडिकेटर्स होते हैं। अगर 50 है, आपका 50 से नीचे जा रहे हैं, तो आपकी जो इकनॉमी है वो मतलब डाउनग्रेड जा रही है, नीचे जा रही है। अगर 50 से कहीं प्लस में देखा जा रहा है, सर्वे कराया जाता है, जैसे कोई शॉप वाला है या फिर इंडस्ट्रियल वाला है, इसके पास जाएंगे और पूछेंगे कि लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग इस बार आपकी इनकम या फिर इकनॉमी बढ़ी है या घटी है, प्रोडक्शन आपका घटा है, बढ़ा है, आमदनी हुई है, प्रॉफिट हुआ है, नहीं हुआ। अगर बोलता है नहीं हुआ, कम हुआ है, इतना हुआ है, तो यानी कि 50 से नीचे आपके नंबर जा रहे हैं, तो आपकी इकनॉमी डाउनग्रेड जा रही है। वो बोलेगी लास्ट मंथ से मेरी अच्छी हुई है, तो आपकी इकनॉमी 50 से ऊपर जा रही है। वो बोलेगी सेम है, तो यानी कि आप 50 पे ही हो, ना घटी आपकी इकनॉमी, ना बढ़ी आपकी इकनॉमी। तो ये मंथली बेसिस पे सर्वे कराया जाता है, ठीक है। और इसमें 0 to 5 इंडिकेटर होते हैं, उनका मतलब ये होता है जो मैंने आपको समझा दिया। हेडलाइन इन्फ्लेशन मैं आपको बताऊंगा नोट्स के अंदर से। फिर यूएस ने चाइना की कुछ कंपनी है उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, उनमें चल रही है अपनी वार, चल रही है ट्रेड वार, वो उनकी करेंगे, वो उनकी करेंगे, तो उन्हें पढ़ लेना क्या क्या प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं चाइना भी इन्फ्लुएंस करता है चीज़ों को अपने ऐप वेब से, कंपनियों से। और क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट पार्टी है, तो कम्युनिस्ट में कैपिटलिज्म को आपको कैसे देखा जाता है, उसमें सब गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है, तो बहुत सारे उसमें गलत यूज़ भी करवाती है दूसरी कंट्री में कंपनी जो रहती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। अगर देखो हमारी जो वीडियो है आपको ये अच्छी लगे, तो ये आपका लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ये डिस्क्रिप्शन में भी है नीचे वीडियो के, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूट्यूब का है, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। अच्छा लगे तो लाइक और दूसरों को भी बताया करें। अगर मैं एक्सप्लेन अच्छा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा तो मुझे कुछ सजेशन दो कमेंट में जाके, तो शायद आई विल बी इम्प्रूव माई सेल्फ, थोड़ा बहुत इम्प्रूव करूँगा। हाँ, एक चीज़ है, मैं जल्दी बोलता हूँ, वो क्योंकि मेरे माइंडसेट में वो आदत है जल्दी बोल के जल्दी पढ़ने की। मैं ये एक एडिटोरियल मात्र 2 मिनट में पढ़ लेता हूँ, वो मेरे माइंड की पता नहीं कितनी तेज कैसे वर्क करता है। कभी कभी उस तेज़ी में मैं गलती भी कर देता हूँ, तो उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करता हूँ, उस चीज़ से मैं लड़ रहा हूँ, उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ है। जो फर्स्ट आता है वो आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। तो इसके अंदर हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, जो टोटल इन्फ्लेशन है विद इन द इकनॉमी। इसमें क्या मेजर किया जाता है, हेडलाइन में किया जाता है टोटल इन्फ्लेशन विद इन द इकनॉमी। इट इंक्लूड द प्राइस राइज, किस चीज़ के, फूड, फ्यूल एंड ऑल अदर गुड्स, ठीक है ना। इन्फ्लेशन रेट एक्सप्रेस इन होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना, यूजुअली डिनोटेड टू द हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो आपको एक तरह से देख सकते हो WPI जो है, इसमें गुड्स होते हैं। गुड्स कैसे, फूड हो सकता है, फ्यूल हो सकता है, ऑल अदर कमोडिटीज़ हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं किस में आता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर आता है। अब इसके अंदर CPI होता है। CPI हमेशा ज़्यादा क्यों होता है कि WPI वैल्यू ट्रेडिशनल मेक हेडलाइन, WPI की जो वैल्यू होगी वही हेडलाइन बनेगी। बट CPI क्या होता है, CPI क्या होता है, हायर क्यों होता है WPI से, क्योंकि CPI में गुड्स भी आता है, तो सारा WPI कवर हो गया, और प्लस सर्विस भी आती है, मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। अब ये तो हो गया हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो WPI के फूड, आपका फ्यूल और अदर जो कमोडिटीज़ है उसमें कितनी महंगाई बढ़ रही है, यानी खुदरा जो सामान है उसमें कितनी महंगाई बढ़ रही है। अब क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, इसमें अंडरलाइन करते हैं इन्फ्लेशन को नॉन फूड इन्फ्लेशन। नॉन फूड यानी कि जो हमने पढ़ा, इसमें से फूड कट कर दो, आप फूड को कट कर दो। ये क्या होती है, कोर इन्फ्लेशन टर्म एज यूज द डिनोटेड टू द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। कोर इन्फ्लेशन डज नॉट कंसिडर फूड एंड फ्यूल, ये फूड एंड फ्यूल को कंसिडर नहीं करता, और सारी इन्फ्लेशन को, मतलब और सारी कमोडिटीज़ हैं उनको ये काउंट करता है। तो इसमें से अगर एक्सक्लूड कर दोगे आप फूड फ्यूल आइटम को होलसेल प्राइस इंडेक्स से या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, तो कहीं ना कहीं आपका कोर इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो आप फूड और फ्यूल निकाल दो तो कोर इन्फ्लेशन, और फूड फ्यूल अदर कमोडिटीज़ को ऐड करो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये डिफरेंस होता है। अब ये इन्फ्लेशन है क्या, बवाल कहाँ से बवाल आया इन्फ्लेशन का सीधा मतलब महंगाई कितनी बड़ी है, महंगाई के कारण क्या होते हैं। इन्फ्लेशन को इकोनॉमिक्स में 2 तरह से बताया जाता है कैसे बढ़ती है। एक होता है डिमांड पुश इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब डिमांड क्या हो रही है, जैसे कल तक क्या था कि मुझे क्या चाहिए था, मुझे ठीक है, क्या होता है, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ चीज़ों से। दारू के ठेके बंद हो गए, दारू के ठेके, वाइन शॉप बंद है,
ठीक है, लोग पीने वाले बहुत है तो डिमांड बढ़ रही है, फिर क्या होती है, या तो ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट होती है या फिर बढ़े हुए पैसों में दारू बेचा जाता है। तो क्या है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ा किस वजह से रही है कि राइज इन पॉपुलेशन हो रहा है, ब्लैक मनी लोगों के पास ज़्यादा आ गई है, ज़्यादा पैसा आ गया तो ज़्यादा लोग पीने की कोशिश करेंगे, तो तब भी डिमांड ही बढ़ेगी। राइज इन इनकम, लोगों की जेब में पैसा आना तो डिमांड बढ़ना। फिर एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी लोग, गवर्नमेंट ने ज़्यादा खर्चा कर दिया है, तो लोगों के पास ज़्यादा खर्चा कर दिया है लोगों ने, तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया। किसी भी रूप में गवर्नमेंट ने कोई सर्विस प्रोवाइड करवा दी है, इनकम स्कीम दे दी है, यूनिवर्सल टाइप इनकम, सबको पैसा बांट दिया है, तो कहीं ना कहीं पैसा आना, ये पॉपुलेशन बढ़ना, तो उससे क्या होती है, सप्लाई तो एक ही रहेगी, सप्लाई 10 बोतल की है, पर यहाँ पे डिमांड बढ़ गई 100 की, तो 100 की बढ़ गई 10, 100 को कैसे देंगे, तो कहीं ना कहीं वो 10 जो होंगे उनके रेट बढ़ा देंगे, तो वो अपने आप कट जाएगी पॉपुलेशन उसमें से जो नहीं ले पाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, डिमांड की वजह से पैसे बढ़ना, महंगाई बढ़ना, ये होता है। एक होता है कॉस्ट पुश फैक्टर। इसमें क्या होता है, जैसे आपको कुछ चीज़ बनानी है, आपको एक मारुति कार बनानी है, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, टायर चाहिए, रबड़ चाहिए, स्टील चाहिए, इंजन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी। अब इन जो छोटी छोटी रॉ मटेरियल है, इनके प्राइस बढ़ जाना, इनकी कॉस्ट बढ़ जाना, तो फाइनली क्या हो, जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा उसके भी प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो वही है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बोटलनेक विल राइज द प्रोडक्शन एंड मतलब की डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब इसमें एक चीज़ और होती है, अब इस कार को मैंने बनाया चेन्नई में, यूपी में भेजना है इसे, अब मैं इसे ये तो नहीं मानूंगा शक्तिमान की तरह गायब छुअर यूपी के अंदर, किसी न किसी से लेके आऊँगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगाऊंगा, वो कैसे बढ़ेगी, फ्यूल बढ़ा हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, वो तो नहीं अपनी जेब से देगी कंपनी, वो भी कहीं ना कहीं इंक्लूड फाइनल प्राइस में इंक्लूड करेगी उस चीज़ को, तो वो भी क्या है, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ जाना। राइज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी बढ़ जाना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे, मतलब कि गवर्नमेंट क्या कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पैसे बढ़ा दी, ये सब ये हो जाए। फिर उसके बाद राइज इन द इंटरनेशनल प्राइजेस। अब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस किस चीज़ के बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन रॉ मटेरियल जो आ रहा है, स्टील आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट है, तो हमारे इंडिया में भी बढ़ेंगे। होल्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाए। अब क्या है, स्टील है, अब मैं क्या करूँ, इसको स्टील को बीच में होल्ड कर लूँ, कंपनी के पास आएगा नहीं, कंपनी के पास कम मात्रा में होगा, तो कंपनी जितना बचेगा उसे महंगे में बेचेगी। अगर होल्डिंग कर रखा है मैंने, तो मैंने सारा होल्ड कर लिया, कंपनी मुझसे खरीदेगी, मैं महंगा बेचूंगा कंपनी को, तो वो भी एक तरह से प्राइस बढ़ाएंगे रॉ मटेरियल में। राइज इन द इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आप क्या करते हो, जो इनडायरेक्ट टैक्स एक पार्ले जी लाए, गवर्नमेंट क्या करे, उस पर 2 रुपये लगाती थी, यानी जीएसटी के 5% वाले टैक्स के स्लैब में रखा गया था, उसको गवर्नमेंट क्या करे 18 वाले स्लैब में रख दे, ठीक है ना, 18% टैक्स लेना स्टार्ट करते, तो इनडायरेक्ट टैक्स है पार्ले जी, तो वो सब क्या होगा, वो आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे इफेक्ट डालता है, ये सारी चीज़ें। अब आता है भीम कोरेगांव जो थी, ये क्या थी, एक बैटल थी, मैं आपको थोड़ा जिस्ट बताता हूँ। इधर थे अंग्रेज, इसे बोला जाता है थर्ड बैटल ऑफ, जो मराठाओं के साथ हुई थी, ब्रिटिश और मराठा के बीच में हुई थी थर्ड बैटल, तो इसको थर्ड बैटल बोला जाता है। मैं इसमें दिखा भी दूंगा आपको कहीं पे, ये बोला जाता है एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी आपकी, थर्ड बैटल इसको बोला जाता है, थर्ड बैटल जो एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। इसमें हुआ क्या था, अब मराठा थे एक साइड, सारे मराठा थे, या पेशवा की आर्मी थी तो मराठा ही थे, इधर ब्रिटिश थे जो लड़ रहे थे अपनी सुपरमेसी के लिए, इधर ब्रिटिश थे। तो क्या करते थे ये मराठा जो पेशवा थे, दलित जो लोग थे इनके यहाँ, उनको हैरेस करते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो इन्होंने दलित ने सबक सिखाने की कोशिश की, नहीं हम बदला लेंगे पेशवा और मराठाओं से। इन्होंने ज्वाइन कर लिया, ब्रिटिश को साथ में ज्वाइन कर लिया, तो ये ब्रिटिश के साथ दलित जुड़ गए, और फिर दोनों मिले, लड़ा के पेशवाओं से लड़े, मराठाओं से लड़े, और इन्होंने मराठाओं को हरा दिया। हराने के बाद दलित अपनी इस बात पर खुशी जाहिर की, मतलब अब तक वो सेलिब्रेट करते हैं चीज़ों को, ये कहीं ना कहीं देखा गया 200 साल पुरानी, 2 साल हो गए, 203 साल हो गए इस चीज़ को। ये 1 जनवरी 1818 में हुई थी, दलितों ने साथ दिया था ब्रिटिश का, और जो प्रोमिनेंट पेशवा थे, डोमिनेटेड थे, उनको आर्मी को हरा दिया था। उसमें पेशवा आपके बाजीराव सेकंड थे, ये सारे मेहर कम्युनिटी के इंसल्ट की गई थी, सब मतलब पेशवा की इंसल्ट हो गई कि दलितों ने हमें हरा दिया ब्रिटिश के साथ मिलके। तो कहीं ना कहीं अभी वो सेलिब्रेट करते हैं ना उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं जो मराठा है, पेशवा है, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट कई बार हो गया है। अभी जो आपके स्वामी, जो संत स्वामी जी थे, डेथ हो गई है, वो जेल के अंदर मर गए हैं, यूएपी लगा के, वो वही थे, उसके वो ट्राइबल्स को मतलब फेवर करते थे, तो उनको यूएपी लगा के जेल में डाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं क्लैश कई बार देखा गया कि इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, तो वही सारा इंसिडेंट है। वहाँ पे बाबा भी, जो आपके बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, वो भी वहाँ पे गए थे 1 जनवरी 1927 में, तो उनकी मेमोरी में मतलब कि वहाँ पे बैटल जो दलित ने जीती थी बैटल, मतलब ये तो मान रहे थे एक तरह से कम्युनल टाइप है,
और ब्रिटिश मानते थे मतलब हमारी सुपरमेसी आ गई है। तो दोनों अपने अपने पॉइंट एजेंडा है, तो बस आपको याद रखना है किस किस के बीच में थी, कब हुई थी और किसने किसका साथ दिया था। अब आप पढ़ाने वाला हूँ जो आपका दिल्ली मेट्रो रेल जो आरआरटीएस था, आरआरटीएस को अभी फंड कौन दे रहा है, इसे फंड दे रहा है आपका, इसे लोन सेंक्शन हुआ है इसका एंड साइन बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर जो है, किसने लोन दिया है, वो दिया है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक ने आरआरटीएस को। और अब याद रखो ये भारत का पहला प्रोजेक्ट है जो आरआरटीएस रेलवे, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होती है आरआरटीएस की, जो होती है रीजनल रैपिड ट्रांजैक्शन सिस्टम, जो इस टाइप का डेवलप हो रहा है। ये इंडिया का फर्स्ट रैपिड रेल कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। इंडिया 3 बनेंगे, वैसे मैं आपको बता दूं कैसे कैसे फेज़ में बनेंगे। 3 बनेंगे, एक तो बनेगा दिल्ली टू मेरठ, एक बनेगा दिल्ली टू पानीपत, एक बनेगा दिल्ली टू अलवर। ये 3 जगह जाएंगे, पर पहला जो डेवलप हो रहा है वो दिल्ली टू मेरठ हो रहा है, 82 किलोमीटर्स का है और रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आरआरटीएस। इसे और भी नाम, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, इसको नाम दिया गया। इससे क्या होगा, वही सब चीज़, ये रेल कम मेट्रो भी चलेगी इस पर, रेल वैसी नहीं, वो इलेक्ट्रिकल टाइप रेल आती है, वो कुछ वैसी चलेंगी, मेट्रो मिनी मेट्रो कुछ बोल सकते हैं, मेट्रो टाइप होती हैं। तो ये सारी चीज़ में किया जा रहा है, एनसीआर में डेवलप किया जा रहा है। हाई कैपेसिटी रैपिड ट्रांजेक्शन कॉरिडोर है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलेंगी हमें, किस चीज़ें फास्टर और रिलायबल और सेफ कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड होगा। तो यही है, अदर कंट्रीब्यूशन इसे मिल चुका है, जैसे नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने दिया, एशिया जो बैंक हैं बहुत सारे बैंकों ने सपोर्ट किया है। तो हम जो अभी रिसेंटली दिया है वो दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने लोन दिया है। तो ये है क्या, ये ब्रिक्स जो कम्युनिटी है अपनी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने ये बैंक, ब्रिक्स नेशन ने बैंक डेवलप किया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक को इन्होंने ही डेवलप किया। ये कब डेवलप किया, 6 ब्रिक्स समिट हुई थी आपकी फोर्टिलीज़ा ब्राज़ील में 2014 में, तब इस बैंक का निर्माण किया गया था। ये क्या करता है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं जो ब्रिक्स नेशन के अंदर, उनको सपोर्ट करता है कि वो जल्दी से पूरा हो जाए। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, शंघाई चाइना के अंदर है। तो आपको याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या, तो है क्या। 2018 में क्या होता है, एनबीडी रिसीव मतलब कि ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशन, जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है इसके ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने अंदर। मतलब ऑब्जर्वर स्टेटस क्या होता है, वोटिंग राइट नहीं होते बस के पास, ये एक तरह के वहाँ पे जाके सुन सकते हैं, बोल सकते हैं अपनी बात। इनके जो लीडर्स हैं, जो इनके चेयरमैन होंगे नेशनल डेवलपमेंट बैंक के, वहाँ जाके बात बोल सकेंगे, सुन सकेंगे, अपनी बात शेयर कर पाएंगे, बस वोटिंग राइट नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आता है ग्रेट रिस्पांस प्लान फॉर रिकवरी, ये GRAP है। अभी क्या हो रहा है, जैसे केसेस बढ़ते हैं ना, घटते बढ़ते रहते हैं, तो उसके हिसाब से प्लान बनाया गया है। अगर केसेस 0.5% पॉजिटिव केसेस होंगे, इसके हिसाब से इतने केसेस होंगे, एवरेज इतने केसेस होंगे, तो ये एक्टिविटी अलाउड होंगी। अगर ऑरेंज हो गया, मतलब सॉरी येलो अलर्ट, अंबर उसमें पहुंच गया, येलो से अंबर पहुंच गया, केसेस 1% हो गया, तो ये एक्टिविटी को होंगी। अगर ऑरेंज जोन में आ गया दिल्ली, तो ये एक्टिविटी होंगी, रेड में हो गया तो सब चीज़ टोटली कर्फ्यू लग जाएगा। तो ऐसे इन्होंने एक ग्रेट रिस्पांस एक्शन प्लान डेवलप किया है कोविड के लिए। अब ये प्लान हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये प्लान 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया था, पर तब किस चीज़ के लिए किया था, एनसीआर का पॉल्यूशन को ट्रैक करने के लिए, कम करने के लिए, क्या क्या एक्टिविटी कि अगर इतने PM हो जाएगा, मतलब कि या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स इतने % हो जाएगा तो ये एक्टिविटी बैन हो जाएंगी, ऑड इवन चालू हो जाएगा, तो उससे आपने पढ़ा होगा। मॉडरेट लेवल में होगा तो ये एक्टिविटी बैन होंगी, फिर वो इंजन बंद कर देंगे, तो ये सारी चीज़ थी, उस बेसिस पे पढ़ेंगे। तो 2016 में ये चीज़ लेके आते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, 2017 में दिल्ली और NCR रीजन में इसको नोटिफाई किया जाता है, इस प्लान को। अभी किस चीज़ हेल्ड बाय द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी इसको देखती है, स्टेट गवर्नमेंट के इसमें एक्सपर्टीज़ होते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें टेक डाउन किया जाता है कि जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं साथ कॉपरेट करें एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करने के लिए। तो उसमें सारी चीज़ यही थी। और ये एक्शन प्लान 13 डिफरेंट एजेंसी थी, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, जो बॉर्डर टच करते हैं दिल्ली से। इधर यूपी हो जाएगा, इधर हरियाणा हो जाएगा, इधर राजस्थान हो जाएगा, और यही सारे बॉर्डर दिल्ली से टच करते हैं। तो ये सारी कॉपरेट करेंगे, 13 इसकी डिफरेंट एजेंसी को कॉपरेट करना था। तो ये एक्शन प्लान था, ग्रेट एक्शन प्लान। तो आप इसको कई जगह मेंशन भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे एक्शन दिया था कि क्या दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है इस चीज़ के लिए। अगली न्यूज़ आती है, वो आती है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। अभी ब्यूरिफिकेशन ऑफ स्टेट हुआ है जम्मू कश्मीर का, तो उसकी जो इंटरनल जो चीज़ें हैं चेंज की जाएंगी, क्योंकि आधी
वहाँ लद्दाख में चला गया, आधा इधर रह गया। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोटा बड़ा किया जाएगा, जो लोग कहीं पे ज़्यादा हो गए उनको इधर उधर सेंड किया जाएगा, इक्वल किए जाएंगे। ठीक है, ये सब काम डिलिमिटेशन कमीशन का होता है। अब डिलिमिटेशन कमीशन इज लिटरली मीन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है फिक्स करने का बाउंड्री, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको छोटा बड़ा करना, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन इक्वल करना। वाई डिलिमिटेशन क्यों होता है? इट प्रोवाइड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पे 100 लोग हैं, यहाँ पे 80 लोग हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे कम लोग हैं, यहाँ पे ज़्यादा, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। 10 लोग को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे तो 90 इधर और 90 इधर, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। और फेयर जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए कि दोनों का मतलब पूरा एक इक्वल होना चाहिए। तो एक प्रिंसिपल होता है 1 वोट 1 वैल्यू, तो उसको ये फॉलो करते हैं। अब ये कुछ इसके पास कॉन्स्टिट्यूशन बैकअप है कि आर्टिकल 82 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट इनेक्ट करेगी डिलिमिटेशन कमीशन को हर सेंसस के बाद। जैसे 2011 में सेंसस आया, 2001 में आया, ठीक है ना, 2009 क्या नाम 1991 में आया, 1981 में आया, तो हर सेंसस के बाद इसको बनाया जाएगा। ऐसा आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को। ऐसा ही सिमिलर आर्टिकल 170 जो स्टेट को पावर देता है, जो उसके लोकल सिलेक्शंस होते हैं ना, उसमें भी स्टेट डिफाइन करता है। जैसे आपके ब्लॉक लेवल पे या फिर म्यूनिसिपल लेवल पे होते हैं, उसमें भी डिफाइन करता है स्टेट। तो स्टेट के पास पावर दी गई 170 उससे। तो एक बार क्या था, यूनियन गवर्नमेंट सेटअप करती है किस चीज़ को, डिलिमिटेशन कमीशन को। जो फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज वॉज कैरी आउट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है ना, वो पहली बार, क्योंकि पार्लियामेंट तो थी नहीं, पहली बार इलेक्शन करवाने थे 1951 में, तो पार्लियामेंट तो थी नहीं हमारे पास, तो उसको किसने कैरीड आउट किया, उसे प्रेसिडेंट ने पावर दी कराने के लिए कि आप डिफाइन करो कहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी होनी चाहिए। अब ये क्या, फिर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बना दिया। जब पार्लियामेंट बन गई, इलेक्टेड हो गई, तो उन्होंने एक्ट बना दिया 1952 में। तब से अब तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन हो चुकी है, 52 में, 62 में, 72 में और 2002 में। अब आप बोलोगे कब कब नहीं हुई, आप खुद देखो ना, 1981 में, 1991 में नहीं हुआ, कोई रीज़न होगा इसमें, क्राइसिस थे इकोनॉमी के, इसमें कोई रीज़न होगा। और 82 क्या बोलता है, हर सेंसस के बाद करना होगा। तो पार्लियामेंट ने क्या किया होगा, अगर नहीं हुई होगी तो उसको क्या किया होगा, पोस्टपोन किया होगा, कोई बिल जरूर लेके आएंगे कैंसिल करने के लिए इसको, क्योंकि एक्ट के अंदर है। आपको अगर कैंसिल करना है पार्लियामेंट एक्ट से कर सकते हो। अब आप देखोगे 2001 के बाद हुई, 2011 के बाद नहीं होगी, क्योंकि पार्लियामेंट ने फ्रीज कर रखा है 2026 तक नहीं होगी, ऐसा भी याद रखना। तो अब इसमें क्या है, डिलिमिटेशन कमिश्नर होता है, बनाए सेटअप कौन करेगा, पार्लियामेंट। जो कमिश्नर होंगे अपॉइंट कौन करेगा, वो प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, किससे बात करके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करके वो अपॉइंट करेगा। अब कमिश्नर कौन होते हैं, कंपोजिशन कौन होते हैं, इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो होते हैं, या फिर वो किसी को जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसको अपॉइंट करें वो हो जाएंगे। पर चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे, जिस स्टेट में ये जाएगी उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ये याद रखना, फंक्शन में बता ही चुका हूँ, बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वल करना, रिजर्वेशन सीट देखना कहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ज़्यादा है वहाँ पे रिजर्व करना सीटों को, ये सब काम ये करते हैं। इन द केस ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, अगर ये जो है ये डिवाइड कर रहे हैं चीज़ों को, ये 3 आदमी है, एक डिफाइन कर रहे हैं, अगर कोई इन तीनों का में से किसी का कोई ओपिनियन अलग है, फिर जो मेजोरिटी वाले डिसाइड कर लेंगे, 2 लोगों ने डिसाइड कर लिया, वही माना जाएगा। यही है, एक हाई पावर कमेटी है, ये हाई पावर बॉडी है। इसने अगर कोई डिसीजन लिया तो आप किसी भी हाई कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, कैन नॉट अप्लाई, किसी हाई कोर्ट में आप जा नहीं सकते। अब करंट पोजीशन क्या है कि 2009 में जनरल इलेक्शंस थे, 499 मतलब 453 ऐसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो डिलिमिनेट की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंसी के द्वारा, मतलब इन्होंने छोटा बड़ा किया था। कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे किया था। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, एक तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब कि स्टेट टेक ए लिटिल इंटरेस्ट इन द पॉपुलेशन कंट्रोल। स्टेट सोचती हैं कि हमारे ज़्यादा आदमी होंगे तो ज़्यादा सीटें आएंगी, उसके हिसाब से ज़्यादा हमारे यहाँ स्टेट से एमपी होंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को देखते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे। आप खुद बताओ, यूपी की 31 करोड़ या 20 करोड़ है और आपकी केरला के मात्र 2 करोड़ है, इनके पास कम एमपी होंगे, इनके पास ज़्यादा एमपी होंगे, तो इनकी सुनी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट में, इनकी सुनी जाएगी। तो ऐसे ये भी स्टेट अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, ये भी बढ़ाएंगे, तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये एक फैमिली प्लानिंग है अपनी, तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस सब चीज़ को देखते हुए 2001 में जब सेंसेक्स हुआ था, उसके बाद ये कमीशन 2008 में बनी थी और इसने छोटा बड़ा किया था क्योंकि 2009 में इलेक्शन थे। तभी एक चीज़ और लेके आए थे, इन्होंने फ्रीज कर दिया था सीटों को 1991 सेंसस के हिसाब से। जो 250 अभी राज्यसभा और आपकी 550 जो आपकी लोकसभा की सीटें हैं,
लोकसभा की सीटें इन्होंने फ्रीज कर रखा है अकॉर्डिंग टू 1991 के सेंसस से, क्योंकि ये बढ़ाई नहीं जाएंगी। अगर बढ़ाएंगे तो यूपी के तो ज़्यादा हो जाएंगे, केरला के कम हो जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम हैं जो फ्रीज की हुई हैं सीटें। स्टेप टू बी टेकन डाउन, जो मैंने बताया कि नेशनल काउंसिल 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया गया है। तो यानी कि अब कब होगा डिलिमिटेशन कमीशन पूरे इंडिया में? जब 2031 में सेंसेक्स आएगा उसके बाद ही होगा, क्योंकि 2021 या 22 में आएगा तो तब तो करा नहीं सकते 2026 तक, तो उसके 22 बाद ही होगा, 2031 के बाद ही होगा। तो वही है फाइनेंशियल कमीशन क्या करती है कि पॉपुलेशन पे रिड्यूस करना है उसका काम, तो एक तरह से ये बेनिफिट है। वे फॉरवर्ड में क्या बोला गया है, आपने 2026 तक आपने फ्रीज किया है सीटों को, फिर भी आप इन स्टेट में क्यों करा रहे हो डिलिमिटेशन, अगर आपने फ्रीज किया हुआ है। फिर दूसरी बात बोलते हैं कि यूनिफॉर्म आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लाना है, अचीव करना है थ्रू आउट द कंट्री, तो आपको सोचना चाहिए आप 2026 के बाद इस डिसीजन पे क्या करोगे, कैसे डिवाइड करोगे। तो ये कुछ रीज़न है। फिर जो दूसरा आता है वो आता है मेकीदातु जो प्रोजेक्ट है, टशल किस में, तमिलनाडु में कर्नाटक के बीच में। कावेरी जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज है आपकी अर्कावती, उस रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट है कावेरी की। तो डिस्प्यूट किस बात पे चलता है, ये यहाँ पे कुछ पानी के प्रोजेक्ट बना लेते हैं जो बेंगलोर को पानी देने के लिए। तो ये बोलते हैं कि आप नीचे वाले को तो ध्यान रखो, इन्हें पानी कहाँ से मिलेगा, अब यहीं पे आप डैम बना दोगे। यहीं पे आपने बिल्कुल स्टेट के बॉर्डर पे इन्होंने डैम बना दिया। देखो ये बॉर्डर है तमिलनाडु का और कर्नाटक का, यहीं पे इन्होंने डैम बना दिया। अभी पानी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नीचे वालों के लिए, तो सारा इनका काम ही यही है। इस बात की इनकी लड़ाई होती है कि आपने क्या किया, डैम बना के हमारी जो पावर है उसको रोक लिया कहीं ना कहीं। तो आप ये पढ़ लेना, पूरा यही है। तो इनके इश्यू चलते रहते हैं। इसके बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट में चले गए। फिर आर्टिकल्स 262 है, इंटरनल वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, उसने कई बार रीज़न कर लिया, पर इनमें लड़ाई चलती रहती है। ये है। दूसरा आता है जो आर्टिकल आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसके बारे में क्या है कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल चुका है कि ऐसा होना चाहिए, सिविल कोड होना चाहिए। इसके मतलब क्या क्या इसमें एरिया कवर किए जाएंगे, जैसे मैरिज, जैसे हम हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के हिसाब से मैरिज करते हैं, नहीं, सबको एक सा अधिकार, एक सा उनको डिवोर्स का अधिकार, एक सा उनको पैसे मेंटेनेंस करने का, एक सा इनहेरेंट बच्चे बच्चे इधर को कुछ करने का, एक सा अडॉप्शन करने का, और सक्सेशन प्रॉपर्टी का। जैसे हम मुस्लिम लॉ के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिवीज़न, हिंदू लॉ के हिसाब से हिंदू जॉइंट फैमिली, मुस्लिम जॉइंट फैमिली, तो उसके हिसाब से होता है। नहीं, सबका समान अधिकार होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो हमारे संविधान में ऐसा मेंशन किया गया, जो डीपीएसपी आर्टिकल 44 बोलता है कि गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए किस चीज़ को, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो इसमें कुछ चीज़ें टाइमलाइन भी देखो। 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट भी लेके आए। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, अगर कोई आदमी हिंदू है और मुसलमान से शादी कर रहा है, देखो हिंदू है तो हिंदू कोड बिल से होगी, मुस्लिम है तो मुस्लिम कोड मैरिज एक्ट है उसके लिए। अगर हिंदू और मुस्लिम शादी करें तो किस करेंगे, तो सरकार उसके लिए क्या लाती है, स्पेशल मैरिज एक्ट। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, कास्ट, रेस, किसी भी हो आप, गोरे काले, अंग्रेज कुछ भी हो आप, उसके लिए एक फॉरेन मैरिज एक्ट भी है। अगर विदेश में आप किसी से करते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट से भी कर सकते हैं आप शादी। तो यही है, इसके अंदर आप कर सकते हैं। 1956 में इसको लेके आए थे। फिर हिंदू कोड बिल पास, डिविडेंग द रूल, मतलब कि कॉमन इंडियन सिटीजन मुस्लिम कम्युनिटी कॉमन लाने की बात की थी। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने भी, शाहबानो केस हुआ था, शाहबानो को मतलब कई बार तलाक वलाक देते थे, तलाक, तो उसके खिलाफ गई, तो हमारे संविधान के अगेंस्ट इन्होंने तलाक दे दिया, कोई प्रोसीजर नहीं चला है, कुछ नहीं, तो शाहबानो का केस वो जीते। और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की इसमें ही बात हुई, डिवोर्स एक सा होना चाहिए सब कम्युनिटी में। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक का कानून लेके आई, वो इनसे ही रिलेटेड था। 2003 में प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने सपोर्ट किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड को। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया था नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक देश एक कानून, वन नेशन वन लॉ, ऐसे भी आप इसे बोल सकते हो। अब इसके की पॉइंट्स हैं, जैसे वर्ल्ड प्रोवाइड द वन लॉ, पूरा वर्ल्ड एक एंटायर कंट्री है तो एक लॉ होना चाहिए। हमारा आर्टिकल 44 भी बोलता है इस चीज़ के लिए, जो डीपीएसपी के अंदर आता है। फिर आर्टिकल 37 डिफाइन करता है। आर्टिकल 37 ये बोलता है, आर नॉट जुडिशियबल, नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट, बट द प्रिंसिपल ले डाउन द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। कि जो अपने डीपीएसपी है ना, वो कोई जुडिशियबल नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है कि आप कोर्ट में इन्फोर्स कराए उन्हें ज़बरदस्ती। पर आप जब गवर्नेंस या लॉ बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए डीपीएसपी का, ऐसा आर्टिकल 44 का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। फिर स्टेटस क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंडिया के अंदर, कि हमने कुछ एक्ट ऐसे बनाए हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फेवर करते हैं। जैसे इंडिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
इसको हम लेके आए। सिविल प्रोसीजर जो कोड है हमारा, ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, ये कहीं ना कहीं फेवर करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, क्योंकि प्रॉपर्टी है। अब मुस्लिम अपने हिसाब से देते हैं, शरिया के लॉ होते हैं उनके कि कैसे ट्रांसफ़र होगी, कैसे होगी, तो पर हम यूनिफॉर्म ले गए ऐसे करके। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए। अभी रिसेंटली 2019 में यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल एक्ट आया 2019, तो ये भी सबके लिए समान ही है ना, पूरे कंट्री के लिए, तो एक ऐसा भी लॉ होना चाहिए। अब बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ के ओरिजिन होने के, कि 1935 में हुई थी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। कोडिफिकेशन होता है इंडियन लॉ में, मतलब क्राइम, एविडेंस, कॉन्टेक्ट सब एक से होने चाहिए। पहले क्या होता था, उसके मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ के हिसाब से सज़ा सुनाते थे, वकील भी ऐसे बैठते थे, और बाद में कहीं ना कहीं इन चीज़ों की बात की गई। फिर BN राव कमेटी बनी, कोडिफाई किया गया उसमें हिंदू लॉ को 1941 में। फिर 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट लेके आए, तो सब चीज़ों की इसमें बात की गई। तो गवर्नमेंट शुड मूव टूवर्ड द UCC की तरफ, गवर्नमेंट को मूव करना चाहिए। जैसे शाहबानो केस में हुआ जजमेंट में, फिर सल्ला मंगलम केस हुआ, इशूज़ में था बाइगेमी का कॉन्फ्लिक्ट था, तो ये बस केस के नाम याद रखो। तो शाहबानो केस से क्या है, ट्रिपल तलाक का इशू आया कि पॉलीगैमी है, दबाया जाता है महिलाओं को, कैद रखने के लिए बोला जाता है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है उनका, इन सब चीज़ों में बात आई। फिर इम्प्लीकेशन क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन द पर्सनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ द वर्नेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एम क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, सबको इक्वल प्रोटेक्ट करेंगे। ये तो अंबेडकर खुद बोल चुके हैं कि वुमेन एंड द रिलीजन माइनॉरिटी विच ऑल्सो, मतलब प्रमोटिंग नेशनलिटी, मतलब एक तरह से फीवर थ्रो यूनिटी, तो एक तरह से फीलिंग आएगी ना, सबके समान अधिकार होंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ क्या है कि भाई सबके अपने अलग अलग कानून है, हिंदू कोड बिल अलग बोलता है, मैरिज एक्ट अलग बोलता है, ये अलग बोलता है, एक देश एक कानून होगा, एक देश एक टैक्स होगा, तो सिंप्लीफिकेशन आता है सोच में, एक सही कानून होगा। आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलरिज्म की बात आती है ना कि हम एक है, तो वो वाला आइडिया इंप्रूव होगा। जेंडर जस्टिस मिलेगा, महिलाओं के लिए शरिया में अलग कानून है कि महिला नहा नहीं जा सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, मस्जिद नहीं जा सकती हैं, तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी की बात आएगी। ये तो सबका फेवर में यूनिफॉर्म सिविल कोड के। यहाँ से स्टार्ट होते हैं चैलेंज। एक्सेप्शन इन द सेंट्रल फैमिली। अब प्रीलिमिनरी सेक्शन देखा गया, ऑल द सेक्शन द फैमिली लॉ एक्ट इनेक्ट बाय द पार्लियामेंट सिंस द इंडिपेंडेंस। ये सब चीज़ें होल इंडिया एक्सेप्ट द जम्मू कश्मीर, हमारे इंडिया में सब जगह हमारे कानून लागू हुए थे एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर पूरे इंडिया में। जो सेकंड एक्सेप्शन है एडिट 1968, इसमें कुछ चीज़ देखी गई, मतलब कि रिनाउंड किया गया यूनियन टेरिटरीज़ को, ठीक है ना, इन सब चीज़ों को जोड़ा गया। थर्ड एक्सेप्शन क्या है कि एक्ट अप्लाइज इन गोवा, दमन दीव, इन सब चीज़ों में देखा गया। फिर स्पेशल एक्ट हमने खुद दे रखे हैं कुछ स्टेट को, 371A के अंदर, 370G के अंदर, क्योंकि कुछ वो अपने लॉ के हिसाब से है ना, वो नॉर्थ ईस्ट की स्टेज है, शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 5 है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं, अपने उसके हिसाब से, रिलीजन के या फिर ट्राइबल के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रडिक्ट तो करते हैं ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को। फिर कम्युनल पॉलिटिक्स, हमारे पॉलिटिक्स बहुत बड़ा इशू है, हम मुसलमान को साथ देंगे, हम हिंदू का साथ देंगे, हम सिख का साथ देंगे, इस चीज़ का बहुत बड़ा इशू है, तो इसलिए आगे काम नहीं होते हैं। फिर एक हडल आता है कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स का, आर्टिकल 25, ये आपको फ्रीडम प्रदान करता है कि अपनी प्रैक्टिस आप प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को अपने हिसाब से। फिर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी एक कॉन्सेप्ट देता है इक्वलिटी इन रिस्क अंडर, ये सब चीज़ें कि आपको प्रदान करता है कि आप अपने तरीके से अपनी चीज़ों को आप कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ इसमें है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाली बता दी, फंडामेंटल राइट, कम्युनल पॉलिटिक्स हमारे यहाँ ऐसी होती है खतरनाक वाली। फिर कुछ हमारे संविधान के अंदर भी है, जैसे आर्टिकल 371 हो गया, 370 आपका जी तक जो है, ए से लेके जी तक जो है, उसके बाद आपका और मैं बताऊँ शेड्यूल 5 हो गया, शेड्यूल 6 हो गया, तो ये कुछ है जो स्पेशल स्टेटस प्रदान करते हैं उनके रिलीजन से जीने के लिए। फिलहाल में वे फॉरवर्ड में यही बोलेगा ये इंसान कि एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, इंपॉर्टेंटली है कि कॉमन कोज होना चाहिए, चीज़ों को इक्वल करना चाहिए। गवर्नमेंट कुड ब्रिंग ए सेपरेट एक्सपेक्ट मैरिज अडॉप्टेशन सक्सेशन इनटू द CCC स्टेज में। अगर UCC बना रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हो, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ अलग मेंशन कर देना जो उनकी ज़्यादा वो फेवर करते हैं, उस चीज़ को कोडिफिकेशन करना चाहिए, सारे आपके पर्सनल लॉ को आपको चेक करना चाहिए, जिसमें भी कोई आपकी प्रीजुडाइज या फिर स्टीरियोटाइप, यानी कि सोच, वो पुराने ज़माने वाली सोच है कि लड़कियों को ये नहीं करना, लड़कियों को वो नहीं करना, अगर ऐसी कुछ चीज़ है उन चीज़ को उससे बाहर निकालना चाहिए। आपको सबके फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रदान करता है, उस चीज़ को आपको देखना चाहिए। यही इसमें लास्ट में यही बोलते हैं कि इस चीज़ पर हमें वर्क करना चाहिए। आगे आता है IT एक्ट 2002। ये 2002 में एक IT एक्ट ले गए थे। देखो जैसे जैसे आपका पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन, साइबर क्राइम इंक्रीज़ हो रहे थे, तो गवर्नमेंट सोचती है एक IT एक्ट लेते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 में बनाया। किस चीज़ के लिए? क्योंकि
2000 से क्या हो गया था, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बढ़ गया था थोड़ा बहुत, साइबर क्राइम होना स्टार्ट हो गया था। फिर इंडियन पिनल कोड में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था हम चीज़ों को चेक कर पाएँ, तो उसके लिए IT एक्ट बना के लेके आए ये सारे गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली भी डिसीजन लिया था कि वो टिकटॉक चाइना ऐप को बैन किया था, वो इसी एक्ट के अंदर बैन किए थे चाइना के, और इसमें भी एक 69A सेक्शन है, उसके अंदर बैन किया था टिकटॉक और चाइनीज़ ऐप को। फिर इसमें कुछ और अमेंडमेंट किए, तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही थी कंटिन्यूसली, तो 2008 आ गया, इसमें कुछ और अमेंडमेंट किए गए कि इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूबल सेक्शन है 66A, ये इसमें ऐड किया गया कि जो कोई ऑफेंसिव क्रिएट करता है, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है, उसे पावर ऑफ अरेस्ट करने का प्रावधान डाला गया। पार्लियामेंट इसमें, पर पार्लियामेंट में कोई डिबेट नहीं हुई जब इसमें अमेंडमेंट किया गया, तो एक ये भी प्रॉब्लम थी। तो ये कुछ सेक्शन इसके अंदर ऐड किए गए। कोई गवर्नमेंट के साथ ऑफेंसिव मतलब चीज़ें करता है, कोई ऐसी चीज़ बोलता है, क्रिमिनल इंटीमेट है, एनिमिटी, कुछ ये ऐसी चीज़ है ना, डेंजर है, इंसल्ट करता है, इंजरी करता है कोई गवर्नमेंट चीज़ों के साथ, ये चीज़ों के साथ, किस फॉर्म में, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। यानी कि आप FB पे आपने कुछ लिख दिया, गवर्नमेंट बोलेगी ये आपने डेंजर है हमारे नेशन के लिए, चाहे कुछ हुआ ना हो, तो आपको 66A में रजिस्टर्ड करके जेल भेज देंगे। तो ये कुछ इसमें चीज़ें थी, पेनल्टी था इसमें, 3 साल तक की सज़ा हो सकती थी, फाइन लग सकता था। तो इन सब चीज़ को देखते हुए ये केस में आर्ग्यूमेंट जुड़ गए। आर्ग्यूमेंट क्या जुड़ गए, जो आपने वर्ड डाले ऑफेंसिव, भाई क्या है ऑफेंसिव, एक लिखना ऑफेंसिव है, मीनेंसिंग, तो मीनेंसिंग क्या है, मीनेंसिंग ऑफेंसिव है, NONC, तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनका डिफाइन आप सर्च करने जाओगे तो 1000 वर्ड खुल के आ जाएंगे, ये सब इसमें आते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे जो इल डिफाइंड थे, कोई डिफिनेशन नहीं थी प्रॉपरली, ये हो गया। अब तो आप इसमें किसी को भी ऑफेंसिव मान सकते हो ऐसे तो। फिर आपका जो आपको प्रदान करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन 19 जो आपका आर्टिकल प्रदान करता है, उस सब चीज़ को कर्व किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ को इसमें हार्म किया जा रहा था, चीज़ों को रोका जा रहा था, आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन किया जा रहा था, आपकी पावर को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था कहीं ना कहीं। तो इन सब चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, 2015 में इसको स्ट्रिक डाउन करती है, कहती है घर जाओ, ये आप गलत कर रहे हो। गवर्नमेंट से बोलती है कि आर्टिकल 1A का वायलेशन कर रहे हो आप कॉन्स्टिट्यूशन का। तो किसने ये केस किया था, उसका नाम था सीरिया सिंघल ने केस किया था अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। तो 66A को गवर्नमेंट ख़त्म कर देती है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर देती है, स्टिक डाउन कर देती है, इस रीज़न के हिसाब से, क्योंकि ये आपके वेग टर्म है, ये वायलेशन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। चलो फिर बात उठती है 69A की कि कहीं ना कहीं ये भी सिमिलर है, ठीक है ना। तो इस पे बात उठती है, पर इसमें अथॉरिटी इंटरप्ट करती है, मॉनिटरिंग करती है, किस चीज़ को मॉनिटरिंग कर सकती है, आपकी चीज़ों को, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले सकती है, ट्रांसमिट जो आप कर रहे हो डाटा इधर से उधर भेजे, सबको चेक कर सकती है गवर्नमेंट। अगर वो डाटा सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को हार्म करता है, डिफेंस ऑफ इंडिया को या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को, इन सब चीज़ को, रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट को, या पब्लिक ऑर्डर क्रिएट मतलब हार्म करता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस चीज़ को चेक कर सकते हो, किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकते हो। अब इसमें किस चीज़ के अगेंस्ट गया कि राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है आपको गवर्नमेंट सर्विलांस कर रही है, इंस्पेक्टर राज ला रही सर्विलांस कर रही है, तो राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर, तो उसके ऊपर गया। पर इसी के अंदर वो चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया था कि ये क्या कर रहे हैं, हमारी स्टेट को हार्म कर रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या स्टिक डाउन क्यों नहीं किया 69A को। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है ना, वो बड़ी है किसी इंडिविजुअल प्राइवेसी से, यानी कि हमारे देश की सिक्योरिटी आपकी प्राइवेसी से बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, वो है। पर प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट को इसको एक तरह से डिफाइन करना चाहिए प्रॉपर्ली, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें बढ़ानी चाहिए कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी बात पे भी किसी से बोले कि हमारी इंटीग्रिटी को हार्म कर रहा है, सोवरेनिटी को हार्म कर रहा है, आप उसे जेल में डाल दो, इंटरप्ट कर रहा है गवर्नमेंट की चीज़ों को, आप उसे जेल में डाल दो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी इज अबव देन द इंडिविजुअल सिक्योरिटी, तो यही सारी चीज़ इसके अंदर थी सेक्शन 69A को, इसलिए नहीं ख़त्म किया गया। फिर दूसरी जो न्यूज़ बताई थी मैंने कि माइनिंग के सारे एरिया तो लोगों की डेथ होती है, तो TB एक कारण है उस चीज़ का। तो TB क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कि क्या होता है, कॉजेज बाय द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को बोला जाता है, जो बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है ना। इसी अफेक्टेड करती है लंग्स को, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे भी हो सकता है, पीपल टू पीपल भी ट्रांसमिशन होता है, हवा से भी जाती है। पीपल विद TB कफ वफ होगा, वो कहीं पे थूक देगा, स्नीज कर देगा, तो भी इससे एयर से इसके जर्म्स फैल सकते हैं, तो एयर बॉर्न डिसीज बोला जाएगा। सिम्टम्स क्या होंगे कि ब्लड आना मुंह में से, वो खांसते हुए, वेट लॉस होना, फीवर, देखो कितना पतला इंसान है, कैसे इसके फेफड़े दिख रहे हैं, तो ये सब इसके सिम्टम्स हैं।
अगर इसका ये ट्रीटेबल है, आपको इससे क्योर कर सकते हैं इस डिसीज़ को, अगर आपको सही समय पे इस चीज़ का पता लग जाए। 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इसकी चीज़ के लिए आते हैं जो आपको ठीक कर सकते हैं इसके लिए। एंटी टीबी मेडिसिन आती हैं, डिकेड मतलब स्ट्रेन मतलब ठीक करने के लिए, ये सब चीज़ कर सकते हैं। कुछ कंट्री में ऐसे हैं जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो हमारे है कि द फॉर्म ऑफ टीबी होती है कॉज बाय द बैक्टीरिया, डज नॉट रिस्पॉन्स, मतलब जो उसकी दवाई खिलाते हैं उनका रिस्पॉन्स ही नहीं करती है, तो क्योंकि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस बन चुकी है। ये क्या है, ये जो MDR टीबी है ये आपकी ट्रीटेबल है, ये भी ट्रीट हो सकती है, क्यूरेबल भी हो सकती है बाय द यूजिंग सेकेंड लाइन ड्रग। हम इसके लिए सेकेंड लाइन ड्रग यूज़ करेंगे। जैसे सिंपल टीबी हुई उसमें आपको फर्स्ट लाइन ड्रग यूज़ किया जाएगा, जो भी दवाइयाँ होंगी। मल्टी ड्रग होगी, इसको भी क्योर किया जा सकता है। ऐसा ऑप्शन में पूछेगा UPSC कि मल्टी ड्रग को हम क्योर नहीं कर सकते, कैन बी ट्रीटेबल, कैन बी क्योरेबल, पर इसको कर सकते हैं, उसके लिए सेकेंड लाइन ड्रग बनाया गया है। अब आती है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट XDR TB, इट इज़ मोर सीरियस। ये MDR से भी सीरियस है, ये भी कॉज बाय द बैक्टीरिया होती है, बट डज नॉट रिस्पॉन्ड द मोस्ट ऑफ इफेक्टिव सेकेंड लाइन जो ड्रग्स हैं उनको भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकती, ऑफ्टन लिविंग द पेशेंट विदाउट एनी फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शन। तो एक तरह से आप क्या सोच सकते हो भैया, फिर तो आपको अपना हिसाब खुद ही देखना पड़ेगा, जो आपको ये वाली हो जाएगी, ये और ख़तरनाक होती है एक्सटेंसिव, इसको XDR TB बोला जाता है। कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है। निक्षा है इकोसिस्टम, इसमें नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट, मॉनिटरिंग वॉटिंग करना। निक्षा है पोषण योजना, इसमें स्कीम एम क्या करेगी, ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देगी टीबी पेशेंट को कि न्यूट्रिशन उसको मिल चुके, कमज़ोर होता है ना पड़े। 2019 में गवर्नमेंट ने लॉन्च भी कर दी टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, एक तरह से शो केसिंग हाईएस्ट लेवल जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट का एलिमिनेट करने का टीबी के लिए। 2019 में कैंपेन भी स्टार्ट की थी। फिर सक्षम प्रोजेक्ट भी लेके आए कि जो टाटा इंस्टीट्यूट है अपना सोशल साइंस का, वो क्या बीन प्रोवाइडिंग है साइको सोशल काउंसलिंग करेगा जिनके पास DR TB पेशेंट्स होंगे, जो ड्रग रेजिस्टेंट TB पेशेंट होंगे, वो कैसी भी हो सकती है, मल्टी हो या वो एक्सटेंसिव वाली हो, तो उन सब चीज़ को एक तरह से काउंसलिंग प्रदान करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट को एलिमिनेट करने के लिए। इसलिए SDG गोल जो तीसरा है, थर्ड है, उसको इम्प्रूव करना है हमें, इम्प्रूव उसमें TB भी है। तो अगर आपकी SDG याद करने हो, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है 10 मिनट में कैसे याद करें SDG गोल को, तो आप वो जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करें, क्योंकि मुझे प्रोत्साहन मिलता है, चीज़ों को समझाने में अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।